खूबसूरत सा टॉपिक एपिसोड नंबर 4, जिसमें आप देखने वाले हैं विद्युत धारा और परिपथ। और इसमें बात करेंगे हम लोग विद्युत धारा से जुड़े कुछ 8 टॉपिक्स के ऑब्जेक्टिव्स के बारे में। तो जो 8 टॉपिक्स के ऑब्जेक्टिव कुछ इस प्रकार से हैं: विद्युत धारा और परिपथ। और दूसरा टॉपिक्स होंगे जिसके ऑब्जेक्टिव्स कवर करेंगे वो है विद्युत विभव और विभवांतर। तीसरे ऑब्जेक्टिव टॉपिक्स को कवर करेंगे विद्युत परिपथ आरेख के ऑब्जेक्टिव्स, ओम के नियम के ऑब्जेक्टिव्स, प्रतिरोध की निर्भरता के ऑब्जेक्टिव्स, समतुल्य प्रतिरोध के ऑब्जेक्टिव्स, विद्युत धारा का तापीय प्रभाव के ऑब्जेक्टिव्स, विद्युत शक्ति के ऑब्जेक्टिव्स। तो आप बने रहें हमारे साथ, जरूर ये लेक्चर थोड़ा सा बड़ा होगा पर आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा शुरू होता है, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं। चलिए इसे शुरू करने से पहले दोस्तों जरूर आप हमें हेल्प करें, सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें और इसे अपने दोस्तों के बीच में शेयर ज़रूर करें, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट बड़ी मेहनत से बना कर लाते हैं, जो आपके लिए ये एग्ज़ामिनेशन के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं। कॉम्पिटिटिव नेचर के एग्ज़ामिनेशंस के लिए भी ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं। चलिए बताइएगा, विद्युत धारा उत्पन्न करने वाले युक्ति को क्या कहते हैं। तो जी हाँ, बिल्कुल सही, इसे जनित्र कहते हैं। ठीक है, जिसे जनरेटर हम लोग कह सकते हैं। तो ये जनित्र क्या होती है, चलिए जानते हैं जनित्र के बारे में। देखिए, विद्युत जनित्र एक ऐसी युक्ति होती है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देती है। ठीक है, कभी कभी एग्जामिनेशन में ये सिद्धांत भी पूछ दिया जाता है कि विद्युत जनित्र का क्या सिद्धांत है। तो आप ये सिद्धांत को जरूर लिख सकते हैं कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का ये कार्य करती है। इसके लिए ये प्रायः क्या करते हैं, माइकल फैराडे के विद्युत चुंबक प्रेरण के सिद्धांत का प्रयोग करते हैं। यानी ये भी बोला जा सकता है कि आप जनित्र के बारे में, जैसा कि आप ये फिगर को देख रहे हैं, जनित्र के बारे में जो है आप ये भी कह सकते हैं कि इसे माइकल फैराडे ने बनाया था और उसी के विद्युत चुंबक प्रेरण के सिद्धांत पर यह काम करती है। विद्युत मोटर में इसके विपरीत विद्युत ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। तो आपने देखा होगा विद्युत मोटर जो घरों में जैसे पानी उन्हीं जो आप टंकियों में पानी भेजने का इस्तेमाल करते हैं, जो मोटर लगा रहता है वो विद्युत मोटर होता है। दरअसल वो क्या काम करते हैं, ये इसके विपरीत काम करते हैं। विद्युत जनित्र को, विद्युत ऊर्जा को ये क्या करते हैं, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में ये बदलने का काम करते हैं। चलिए अब दूसरा हम लोग का ये शुरू होता है। पहला हो गया क्या, जनित्र हो जाएगा। चलिए पहला हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास, वह विद्युत धारा जो तार की प्रति मीटर लंबाई के लिए 2 गुना 10⁻⁷ न्यूटन बल उत्पन्न करती है, वह धारा कितनी होगी। तो वो 1 एम्पियर की धारा होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, आमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है। आमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ेंगे, जल्दी से बताएं। और ये भी बताएं आप कमेंट्स करके कि आमीटर का प्रतिरोध क्या होता है, छोटा होता है, बहुत छोटा होता है, बड़ा होता है, क्या होता है। चलिए ये बताएं, आमीटर का विद्युत परिपथ में कैसा जोड़ा जाएगा। बिल्कुल सही, श्रेणी क्रम में। और ये आमीटर होती क्या चीज़ है, चलिए इसके बारे में हम लोग जानते हैं। देखिए, आमीटर जिसे हम लोग एमपी कहते हैं या फिर एमआपी कहते हैं, किसी परिपथ की किसी शाखा में बहने वाली विद्युत धारा को मापने वाला यंत्र होता है। और इससे भी अगर बहुत कम मात्रा वाले धाराओं को मापेंगे तो उसके लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करेंगे, मिलीमीटर का इस्तेमाल करेंगे, जिसे माइक्रोमीटर भी कहते हैं। चलिए समझ में आ गया। जैसा कि आप देख सकते हैं ये फिगर में कैसे आपको आमीटर या एमआपी दिखाई जा रही है। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करते हैं आगे। यानी ये हमारा हो जाएगा श्रेणी क्रम में, ये 1 एम्पियर होगा। ठीक है, ये 1 एम्पियर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है हमारा, सेल का विद्युत वाहक बल है। सेल का विद्युत वाहक बल क्या होता है। चलिए 4 ऑप्शन में से बताएं क्या होगा। जी हाँ, बिल्कुल सही, बी नंबर हो जाएगा। अगला सवाल है, स्थिर विद्युत में आवेश रहता है। तो स्थिर विद्युत में आवेश कैसा रहेगा, विरामावस्था में रहता है। चलिए अगला सवाल है, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6, धारा विद्युत में आवेश रहते हैं। धारा विद्युत में आवेश कैसे रहते हैं, तो गति की अवस्था में रहते हैं। अगला सवाल, विद्युत धारा का SI मात्रक क्या होता है। विद्युत धारा का SI मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। ठीक है, अगला सवाल, सेल बाहरी परिपथ में जिस प्लेट से धारा भेजती है उस सेल को क्या कहते हैं। तो जिस प्लेट से धारा को भेजेगी उसे क्या कहेंगे, धन ध्रुव कहते हैं। विद्युत प्रवाह की दिशा क्या होती है। विद्युत प्रवाह की दिशा कैसी होगी, धन टर्मिनल से ऋण टर्मिनल की ओर। अगला सवाल, एकांक समय में विद्युत आवेश के परिमाण प्रवाह को क्या कहते हैं, जल्दी से बताएं। एकांक समय में विद्युत आवेश के प्रवाह को क्या कहते हैं, बिल्कुल सही, विद्युत धारा कहते हैं। अगला सवाल है, किसी तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो तार के प्रत्येक बिंदु में कितना इलेक्ट्रॉन अपाहित होगा। जल्दी से बताएं कितना इलेक्ट्रॉन अपाहित होगा।
बिल्कुल सही। ये हो जाएंगे हमारा 6 गुना 10 पे पावर 18 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि 0.4 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। अगर विद्युत लैंप पे तंतु से 0.4 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, अगर लैंप 3 घंटे तक प्रकाश देती है तो प्रवाहित आवेश का मान आवेश होता है। तो चलिए बताइए कितना होगा। चलिए इसे हम कैलकुलेशन करके देख सकते हैं। चलिए आप लोगों के लिए मैं कैलकुलेशन कर देता हूँ। ये चलिए तो हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर कि जैसे कि हमारा दे चुका है 0.4 एम्पियर की धारा दी हुई है, तो यानी I बराबर हमारा कितना है 0.4 है एम्पियर। ठीक है, उसके बाद हमारा समय देखिए, समय आप देख सकते हैं यहाँ समय 3 घंटे का दिया हुआ है, तो T बराबर कितना हो जाएगा 3 घंटा। तो 3 घंटा को हम लोग क्या करेंगे, पहले मिनट में चेंज करेंगे, उसके बाद इसको किस में चेंज कर देंगे, सेकंड में चेंज करेंगे। तो चलिए इसको चेंज करते हैं हम लोग, ये हो जाएंगे 180 और गुना हो जाएगा कितना 60। ठीक है, तो ये हो जाएगा 8 छक्के 48, 6 एकम 6 4 10, यानी ये हो जाएगा 1080 सेकेंड। ठीक है, अब देखो इसमें हम लोग फॉर्मूला क्या लगाएंगे आवेश के लिए, जल्दी से बताएं। Q बराबर क्या हो जाएगा I और T हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग कर लेंगे I का कितना 0.4 और गुना हो जाएगा 1080 सेकेंड। ठीक है, पॉइंट उड़ा देंगे यहाँ से, तो आप देख सकते हो नीचे क्या लिख सकते हैं 10, 0 से 0 काट दोगे तो ये गुना करके हमारा 4320 कूलम आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए ये सब देख चुके हैं आप लोग। ठीक है, तो ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा इस जगह पर, हमारा आंसर हो जाएगा 4320। ठीक है, ये हो जाएगा 4320। अगला क्वेश्चन, किसी विद्युत बल्ब के तंतु में 0.5 एम्पियर की विद्युत धारा 10 मिनट तक प्रवाहित होती है, तो विद्युत धारा से प्रवाहित विद्युत आवेश का परिमाण क्या होगा। तो आप जानते हो ये विद्युत आवेश का परिमाण क्या होगा, फिर वैसे ही निकाल लेना है, आप इसी फॉर्मूला का यूज़ कीजिएगा, बताएंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा। बिल्कुल सही 300 कूलम। आप इसे पॉज करके जरूर अपने से बनाएं, जितने भी न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन होते हैं उसे जरूर कोशिश करें, अपने से बनाने की प्रयास करें। ठीक है, जितना आप रिवीजन करोगे उतना आपको याद होगा किस तरह से इसको बनाया जाता है। चलिए अगला सवाल, विद्युत चुंबक बनाने के लिए उपयुक्त पदार्थ क्या होता है। विद्युत चुंबक बनाने के लिए जल्दी से बताएं इसका उपयुक्त पदार्थ क्या होगा। जी हाँ, नरम लोहा होगा। ठीक है, अगला सवाल, किसी विद्युत धारा के सतत तथा बंद परिपथ को क्या कहते हैं। किसी विद्युत धारा के सतत तथा बंद परिपथ को क्या कहेंगे, जल्दी से बताएं। बिल्कुल सही, विद्युत परिपथ कहेंगे। अगला सवाल, विद्युत धारा की चाल प्रकाश की चाल में क्या संबंध होता है। विद्युत धारा की चाल और प्रकाश की चाल के बीच क्या संबंध होता है। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, चलिए बताइए। बिल्कुल सही, ये दोनों की चाल क्या हो जाती है। आवेश प्रक्रम में भाग लेता है क्या। जब आप किसी तार से विद्युत धारा प्रवाहित करिएगा तो क्या प्रोटॉन उसमें भाग लेगा, बिल्कुल नहीं लेगा। ठीक है, केवल और केवल क्या लेगा भाग, इलेक्ट्रॉन लेता है। रासायनिक ऊर्जा का कुछ भाग खर्च होता है, किस में होता है, जल्दी से बताएं। रासायनिक ऊर्जा का कुछ भाग खर्च होता है, बिल्कुल सही, ये यांत्रिक ऊर्जा में खर्च होता है। अगला सवाल, किसी चालक की किसी भी अनुप्रस्थ काट से समय t में नेट आवेश Q प्रवाहित होता है, तो प्रवाहित विद्युत धारा I का मान क्या होगा, जल्दी से बताएं। I बराबर क्या होगा, I बराबर क्या हो जाएगा, Q/T होगा। अगला सवाल, खनिज अम्लों के जलीय विलयन विद्युत के चालक होते हैं, अतः इन्हें क्या कहा जाएगा। जो खनिज विलयन होते हैं उसके जलीय विलयन जो है विद्युत के चालक होते हैं, तो इसे क्या कहेंगे, विद्युत अपघट्य कहेंगे। अगला क्वेश्चन, लेड सल्फ्यूरिक अम्ल सेल का उपयोग होता है। लेड सल्फ्यूरिक अम्ल सेल का उपयोग किस में होता है, जल्दी से बताएं, किस में होगा। बिल्कुल सही, लेड सल्फ्यूरिक अम्ल का इस्तेमाल जो है ऑटोमोबाइल्स में तथा विद्युत औद्योगिक कार्यों में होता है ना। ऑटोमोबाइल्स में आपने बैटरी में देखा होगा सल्फ्यूरिक अम्ल का इस्तेमाल होता है। ठीक है, दो वस्तुओं को आपस में रगड़ने पर जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं वो क्या होता है। जब कोई भी पदार्थ इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा तो ये कैसा हो जाएगा, धनावेशित हो जाता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला सवाल है, जो वस्तु रगड़ने पर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है वो क्या हो जाता है। देखिए, जब दान करता था तो धनावेशित, ग्रहण करेगा तो ऋणावेशित हो जाएगा। अगला सवाल, जो पदार्थ घर्षण द्वारा आसानी से आवेशित हो जाते हैं वो क्या कहलाते हैं, जल्दी से बोलिए इसका आंसर। बिल्कुल सही, ये विद्युत रोधी कहलाते हैं। किसी स्रोत से सतत धारा उत्पन्न करने की सरल युक्ति है, क्या है, सरल युक्ति बताएं, इसका सरल युक्ति क्या है। बिल्कुल सही, इसकी सरल युक्ति क्या कहलाएगी, वोल्टीय सेल कहलाएगी। चलिए आज हम लोग पूरा 125 क्वेश्चंस को कवर करेंगे, तो आप जरूर बने रहें इसके साथ। और आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के भी शेयर करें।
ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, आमीटर का प्रतिरोध होता है कैसा होगा, छोटा बड़ा बहुत बड़ा। तो अभी आप लोगों ने देखा था, हमने बोला भी था, डिस्कस भी किया था इसका कि आमीटर का जो प्रतिरोध होगा वो छोटा होगा। अगला सवाल, आमीटर से निम्नलिखित में किसे मापा जाता है, इसकी बात भी बोल रहे हैं, ये भी क्या कहलाएगा, धारा। निम्नलिखित में से कौन उपकरण विद्युत धारा को उपस्थिति को दर्शाता है, कौन दर्शाएगा, विद्युत धारा की उपस्थिति को कौन दर्शाता है, जी हाँ, गैल्वेनोमीटर को दर्शाएगा। अगला, एम्पियर घंटा मात्रक है, एम्पियर घंटा किसका मात्रक होता है, जल्दी से बताएं, एम्पियर घंटा किसका मात्रक होता है, आवेश का मात्रक होता है, ठीक है। अगला सवाल है हमारा कि धातुओं में धारावाहक होते हैं, कौन होते हैं जो धारावाहक होते हैं धातुओं में, बिल्कुल सही, ये मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। अगला सवाल, एक बल्ब से मिनट में 120 कूलम आवेश प्रवाहित हो रहा है तो विद्युत धारा का मान क्या होगा, यानी कि कितने में बोल दिया, 120 कूलम आवेश प्रवाहित हो रहा है, कितने मिनट में, 60 मिनट में। तो आप इसको क्या कर सकते हो, जनरली सिंपल सा है क्वेश्चन, 120 को डिवाइड मार दो आप किससे, 60 से मार दो, आप काट दोगे इसे तो कितनी बार में कट जाएगा, 2 बार में, तो इसका आंसर हो जाएगा 2 एम्पियर, ठीक है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, यानी इसका आंसर जो होगा वो हमारा 2 एम्पियर हो जाएगा, ठीक है, आंसर होगा 2 एम्पियर, ठीक है, ये मुक्त इलेक्ट्रॉन। चलिए अगला क्वेश्चन है, जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण कौन होते हैं, जल्दी से बताएं, गतिशील कण कौन होता है, बिल्कुल सही, इलेक्ट्रॉन होता है। रेशम द्वारा रगड़ने पर कांच के छड़ में उत्पन्न आवेश क्या होंगे, जल्दी से बताएं, रेशम को जब कांच के छड़ से रगड़ा जाएगा तो क्या होंगे, बिल्कुल सही, ये धन आवेशित हो जाएंगे। अगला सवाल, ऊन द्वारा एबोनाइट के छड़ को रगड़ने पर एबोनाइट के छड़ पर उत्पन्न होता है, क्या होगा एबोनाइट के छड़ पर उत्पन्न, बिल्कुल सही, ये ऋण आवेशित हो जाएगा। अगला सवाल, 2 आवेशित वस्तुओं पर लगने वाले बल पर कौन सा नियम लागू होता है, जल्दी से बताएं, कौन सा नियम लागू होता है, बिल्कुल सही, कूलम का नियम लागू होता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। चलिए अगला सवाल है, अगर 2 आवेश Q1 और Q2 एक दूसरे से r दूरी पर स्थित हो तो कूलम के नियम से उत्पन्न बल क्या होगा, F बराबर क्या हो जाएगा, K Q1 Q2 बाई r²। कूलम के नियम में K को क्या कहा जाता है, यहाँ जो K इस्तेमाल किया गया है उस K को क्या कहा जाता है, जल्दी से बताएं, उस K को क्या कहा जाएगा, बिल्कुल सही, इसे कहेंगे समानुपातिकता स्थिरांक कहते हैं, ठीक है। अगला सवाल, 2 सदृश आवेशों के बीच किस प्रकार का बल लगता है, 2 सदृश आवेशों के बीच किस प्रकार का बल लगेगा, बिल्कुल सही, ये प्रतिकर्षण बल लगता है। अगला सवाल है, विजातीय आवेशों के बीच किस प्रकार का बल लगेगा, अगर एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है तो किस प्रकार का बल लगेगा, तो आकर्षण बल लगेगा। अगला सवाल, 2 पिंडों को आपस में रगड़ने पर दोनों पिंड समान धन और ऋण आवेश से आवेशित होते हैं तो इसे क्या कहा जाता है, बताएं जल्दी से, इसे क्या कहा जाएगा, बिल्कुल सही, इसे कहेंगे आवेश संरक्षण का नियम कहते हैं। चलिए एक टॉपिक हमारा कवर हो चुका, अब हम लोग अगले टॉपिक की ओर आ रहे हैं जिसका नाम होगा विद्युत विभव और विभवांतर। जल्दी से बताएं, विभवांतर का SI मात्रक क्या होगा, विभवांतर का SI मात्रक क्या होगा, वोल्ट होगा, ठीक है। अगला सवाल, इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, जल्दी से बताएं, इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना हो जाएगा, C नंबर, बिल्कुल सही, -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम हो जाएगा। अगला सवाल, ऊर्जा का SI मात्रक क्या होता है, जल्दी से बताएं, ऊर्जा का SI मात्रक क्या होगा, जूल होगा। और कैलोरी किसका मात्रक होता है, बिल्कुल सही, उष्मा का मात्रक होता है। आवेश का मात्रक क्या होता है, जल्दी से बताएं, आवेश का मात्रक क्या होगा, कूलम होगा। अगला सवाल, 1 वोल्ट कहलाता है, 1 वोल्ट क्या कहलाएगा, जल्दी से बताएं, 1 वोल्ट क्या कहलाता है, बिल्कुल सही जवाब है 1 जूल बटे कूलम कहलाएगा, ठीक है। विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं, आमीटर से क्या मापते थे, विद्युत धारा, वोल्टमीटर से क्या मापेंगे, विभवांतर को, बिल्कुल सही, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, EV का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बराबर होता है कितने वोल्ट के बराबर होगा, जल्दी से बताएं, बिल्कुल सही जवाब, ये 1.6 × 10⁻⁻19 जूल के बराबर होता है। चलिए अगला सवाल है, परिपथ में किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर मापा जाता है, तो परिपथ में किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर किससे मापेंगे, बिल्कुल सही, वोल्टमीटर से मापते हैं। निम्न में से किसका अर्थ जल होता है, जल किसका अर्थ होता है, तो आपने जानता है जल का H2O फॉर्मूला होता है, ठीक है, उसको लिए हम लोग हाइड्रो का प्रयोग करते हैं। विभवांतर किसमें गति प्रदान करने का काम करता है, जल्दी से बताएं, विभवांतर किसमें गति प्रदान करने का काम करेगा, बिल्कुल सही, ये इलेक्ट्रॉन में काम करेगा। अगला सवाल, सेल के भीतर होने वाले रासायनिक अभिक्रिया सेल के 2 टर्मिनलों के बीच उत्पन्न होता है तो वो क्या कहलाता है, विभवांतर कहलाएगा, ठीक है। अगला सवाल,
यदि किसी प्राथमिक सेल का पूर्णतः उपयोग कर लिया जाता है तो उसे दोबारा आवेशित करना संभव है या असंभव रहता है। आपने देखा होगा घड़ी की बैटरी में, अगर हम लोग घड़ी की बैटरी को अगर एक बार चार्ज खत्म हो जाती है तो क्या होगा, फिर से दोबारा चार्ज करेंगे क्या? बिल्कुल नहीं कर सकते, तो इसका जवाब नहीं होगा। अगला सवाल, संचायक बैटरियों को पुनः आवेशित करना संभव है या नहीं? संचायक बैटरी जो होते हैं, बताइए जल्दी से। बिल्कुल हाँ, ये हो जाएंगे इसका इस्तेमाल। जैसे कार की बैटरियों में अगर हम लोग करेंगे या फिर कार की बैटरियों में अगर डिस्चार्ज हो जाता है तो उसे हम लोग दोबारा से चार्ज कर सकते हैं। चलिए अगर आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 54 में। आप बने रहें हमारे चैनल में, आप लास्ट तक बने रहें, आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब मिलेंगे। चलिए अगला सवाल है, चालक में इलेक्ट्रॉन तभी गमन कर सकता है जब चालक के अनुदिश क्या होगा? क्या होगा जल्दी से बताएं। बिल्कुल सही, ये विद्युत दाब में अंतर होगा तभी ऐसा होगा। अगला सवाल, अगर Q आवेश विभवांतर V से प्रवाहित हो तो किया गया कार्य क्या होगा? जल्दी से बताएं, इसका किया गया कार्य क्या होगा? जल्दी से बताएं क्या होगा। बिल्कुल सही, ये V/Q हो जाएगा। ठीक है। जिन पदार्थों में विद्युत मुक्त रूप से प्रवाहित हो सकती है उन्हें क्या कहते हैं? जल्दी से बताएं, उन्हें क्या कहेंगे हम लोग? बिल्कुल सही, विद्युत चालक कहते हैं। चलिए अगला सवाल हमारा 57 नंबर का आता है, जिन पदार्थों से विद्युत प्रवाह आसानी से नहीं हो पाता है उसे क्या कहते हैं? बिल्कुल सही, ये विद्युत रोधी कहते हैं। ठीक है। अगला सवाल हमारा, किसी विद्युत परिपथ में इकाई धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य को मापा जाता है, उन बिंदुओं को क्या कहते हैं? बताएं जल्दी से, क्या कहेंगे उसे? बिल्कुल सही, उन्हें क्या कहेंगे हम लोग? के विभवांतर। ठीक है। चलिए अगला सवाल हम लोग 59 नंबर का। ठीक है। जब किसी सेल से कोई विद्युत धारा नहीं ली जाती है तो उनके दोनों टर्मिनलों के बीच विभवांतर क्या रहता है? जल्दी से बताएं, उसका दोनों टर्मिनलों के बीच विभवांतर क्या रहता है? शून्य नहीं रहता है। ध्यान रखें, शून्य नहीं रहता है। और डिस्चार्ज वाले में क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है। ठीक है। अगला सवाल, जब कोई सेल परिपथ से जुड़ा नहीं है तब उनके ध्रुवों के बीच 1.5 वोल्ट का विभवांतर है, तो सेल का विद्युत वाहक बल क्या होगा? बस जुड़ा हुआ नहीं होगा तो वही हो जाएगा जो उसका दिया हुआ है। ठीक है। चलिए अब अगला टॉपिक हमारा विद्युत परिपथ आरेख से होता है। किस उपकरण में पॉजिटिव और नेगेटिव का चिन्ह नहीं होता है? जल्दी से बताएं, किस उपकरण में पॉजिटिव और नेगेटिव का चिन्ह नहीं होगा? कुंडली में नहीं होता है। अगला सवाल, बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त की जाती है? जल्दी से बताएं, बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त करेंगे? दिष्ट धारा प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन, शुष्क सेल में ऋण इलेक्ट्रोड किस धातु का होता है? शुष्क सेल में ऋण इलेक्ट्रोड किस धातु का होता है? जल्दी से बताएं। बिल्कुल सही, ये जस्ता का होता है। शुष्क सेल में धन इलेक्ट्रोड किस धातु का होता है? किस धातु का होगा धन इलेक्ट्रोड? जल्दी से बताएं इसका। बिल्कुल सही, ये क्या बना होता है? कार्बन का रहता है। चलिए अगला क्वेश्चन 65 नंबर का। 65 नंबर का क्वेश्चन है, विद्युत सेल का प्रतीक होता है। जल्दी से बताइए, सेल का प्रतीक क्या होता है? ये हो जाएगा हमारा ए नंबर का। ठीक है। ये किसका प्रतीक? ये होता है जंक्शन का, और ये हो जाता है हमारा क्या? ये हो जाता है बैटरी का प्रतीक होता है। चलिए अगला सवाल, अर्धचालक का ताप बढ़ाने पर उसका प्रतिरोध क्या होगा? ध्यान रखें, अर्धचालक में ताप अगर बढ़ाएंगे तो उसका प्रतिरोध क्या होगा? घटता है। और अगर चालक की बात करेंगे तो उसका प्रतिरोध बढ़ेगा। यदि चांदी के तार का ताप बढ़ाया जाए तो उसका प्रतिरोध क्या होगा? जल्दी से बताएं, उसका प्रतिरोध क्या होगा? क्योंकि चांदी कैसा चालक, और चालक में अभी बताएं हम लोग क्या होता है? बढ़ता है। चलिए अब अगला टॉपिक हमारा शुरू हो रहा है, ओम के नियम। तो इसमें बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 68, किसी चालक में प्रवाहित धारा के लिए ओम का नियम लागू होता है? जल्दी से बताएं, ओम का नियम लागू होगा किसके लिए लागू होगा? बिल्कुल सही, जब चालक का ताप क्या होता है? अचर होता है, उस समय लागू होता है। अगला सवाल, ओम के नियम में अचर राशि कौन होता है? जल्दी से बताएं, ताप ही क्या रहता है? अचर रहता है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर हम लोग बात करते हैं 70। ओम के नियम में विद्युत धारा और विभवांतर के बीच खींचा गया आरेख कैसा होता है? आपने देखा होगा, आरेख खींचा होगा तो ये कैसा होता है? बिल्कुल सही, ये सरल रेखा का होता है। अगला सवाल, स्रोत की वोल्टता में बिना कोई परिवर्तन किए परिपथ की विद्युत धारा को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले अवयव को क्या कहते हैं? जल्दी से बताएं, इसे क्या कहेंगे? बिल्कुल सही, इसे परिवर्ती प्रतिरोध कहते हैं। अगला सवाल, वह अवयव जो उच्च प्रतिरोध लगाता है उसे क्या कहते हैं? जल्दी से बताएं। बिल्कुल सही, उसे हीन चालक कहते हैं। अगला सवाल, विद्युत प्रतिरोधकता का SI मात्रक क्या होता है? जल्दी से बताएं, विद्युत प्रतिरोधकता का SI मात्रक क्या होगा? बिल्कुल सही, ये ओम मीटर होता है प्रतिरोधकता का। निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सबसे अच्छा चालक है? जल्दी से बताएं, इसका क्या होगा? जी हाँ, चांदी हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है। चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 75 की ओर।
निम्न में से कौन सा संबंध सत्य है? जल्दी से बताएं, इन चारों में से कौन सा ओम के नियम के लिए फॉलो करेगा, कौन सा नियम सत्य हो जाएगा? बिल्कुल सही, V बराबर हो जाते हैं I इंटू आर। अगला सवाल, प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होगा। अगला सवाल है, किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र क्या है? जल्दी से बताएं, किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? R बराबर V बटे I होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, किसी विद्युत परिपथ में परिपथ के प्रतिरोध को परिवर्तित करने के लिए किस युक्ति का उपयोग किया जाता है? जल्दी से बताएं, किस युक्ति का उपयोग करेंगे हम लोग? बिल्कुल सही, हम लोग करेंगे धारा नियंत्रक का। ताप बढ़ाने पर चालक का प्रतिरोध क्या होता है? अभी बताएं, चालक का प्रतिरोध अगर ताप बढ़ाएंगे तो उसका क्या हो जाएगा? बढ़ता है। चलिए, ये भी टॉपिक हमने कवर किया। अब हम लोग अगले टॉपिक की ओर बढ़ रहे हैं। ठीक है, चलिए अगला टॉपिक में शुरू करते हैं। प्रतिरोध किसी पदार्थ का ऐसा गुणधर्म होता है जो चालक में किसके प्रवाह में अवरोध उत्पन्न करता है? जल्दी से बताएं, किसके प्रवाह में अवरोध उत्पन्न करेगा? बिल्कुल सही, वो करेगा किसका? तो इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, अगला सवाल, 20 डिग्री सेल्सियस में सिल्वर का विद्युत प्रतिरोधकता क्या होता है? जल्दी से बताएं। बिल्कुल सही, ये 1.60 होगा। ठीक है, अगला सवाल, धातुओं और मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता बहुत कम होती है जिसका परिसर कितना होता है? परिसर कितना होता है? जल्दी से बताएं। ये ऑप्शन नंबर ए होता है। किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है? तो इन सभी पर निर्भर करेगा। चालक की लंबाई पर, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, प्रकृति पर, यानी सभी पर निर्भर करता है। अगला क्वेश्चन, लंबाई बढ़ने से तार का प्रतिरोध क्या होगा? तो बढ़ता है। ठीक है, अगला सवाल, बल्ब में तंतुओं में बनाने में टंगस्टन का उपयोग क्यों किया जाता है? क्यों भाई टंगस्टन का प्रयोग करेंगे? आपने बल्ब के फिगर को देखा होगा, उसमें टंगस्टन का प्रयोग क्यों प्रयोग किया जाता है? ठीक, बिल्कुल सही जवाब है, इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए नंबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, बिजली के फ्यूज का तार बना होता है, किसका बना होता है? फ्यूज का तार, बिजली के फ्यूज का तार बना होता है। जल्दी से बताएं। बिल्कुल सही, ये बना होता है तांबे और टीन दोनों का बना होता है। अगले टॉपिक की ओर चलते हैं हम लोग। ठीक है, अगला सवाल है हमारा, समांतर क्रम में संयोजित प्रतिरोधों की संख्या घटने के उपरांत संयोजित प्रतिरोधों के कुल प्रतिरोध क्या होगा? क्या होगा? बिल्कुल सही, ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, बढ़ेगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल हमारा, अगला सवाल है कि दो चालक के तार जिनके पदार्थ लंबाई के व्यास समान है किसी विद्युत परिपथ में पहले श्रेणी क्रम में और फिर पार्श्व क्रम में संयोजन किया गया तो उत्पन्न प्रतिरोध का अनुपात क्या होगा? जल्दी से बताएं क्या होगा इसका? बिल्कुल सही, ये हो जाएगा हमारा 4:1 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, 20 ओम, 5 ओम तथा 4 ओम के प्रतिरोध को समांतर क्रम में जोड़े जाए तो संयुक्त प्रतिरोध क्या होगा? तो इसके लिए आप लोग फॉर्मूला जानते हैं। चलिए फॉर्मूला लिखते हैं हम लोग कि जैसे कि अगर बोला जाए 1 बटे क्या कर देंगे हम लोग? 20 कर देंगे। ठीक है, उसके बाद प्लस कर देंगे हम लोग 1 बटे कितना कर देंगे? 5 कर देंगे, प्लस कर देंगे 1 बटे कितना कर देंगे? 4 कर देंगे, यानी सब का एलसीएम ले लेंगे। सब का एलसीएम हो जाएगा हमारा 20, 5 से एक बार में 20, 5 के 20, 4 हो जाएगा और 4 5 20, 5 4 9 और 1 10 बटे क्या हो जाएंगे? 20 हो जाएंगे, जिसको अगर काटेंगे तो 10 गुना क्या हो जाएगा? 20 हो जाएगा, अर्थात ये हो जाएगा हमारा 2 ओम के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 2 ओम के बराबर हो जाएगा संयुक्त प्रतिरोध का मान। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। सवाल लिखा, प्रतिरोध आर के किसी तार के टुकड़े को 5 बराबर भागों में काटा गया, इन टुकड़ों को फिर पार्श्व क्रम में संयोजित कर दिया गया। यदि संयोजन का तुल्य प्रतिरोध आर डैश है तो आर बाय आर डैश का अनुपात का मान क्या होगा? तो चलिए बताएं इसको जल्दी से। बिल्कुल सही, ये 25 होगा। ठीक है, अगला सवाल, श्रेणी क्रम में संयोजित समान मान के 4 प्रतिरोधों का समतुल्य प्रतिरोध 16 ओम है, प्रत्येक प्रतिरोध का मान क्या होगा? अगर सभी कोई अगर 4 प्रतिरोध है और जो श्रेणी क्रम में, तो आप जानते हो श्रेणी क्रम का सूत्र क्या होता है? आर एस बराबर लिखते हैं R1 प्लस क्या R2 प्लस क्या R3, है ना, और बोल दिया क्या अब प्लस क्या R4। ठीक है, यानी सबको जोड़ देंगे हम लोग इस तरह से, तो जोड़ देंगे तो कितना बोल रहा है? 16, यानी अगर ये 4 रहा, ये 4 हुआ, ये 4 हुआ और ये 4 हुआ, 4 4 8 4 12 4 16, यानी प्रत्येक प्रतिरोध का मान कितना हो जाएगा? 4 ओम का हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 4 ओम, ये हमारा हो जाएगा 4 ओम। ठीक है, ये हो जाएगा 4 ओम के बराबर। अगला सवाल है, 10 ओम तथा 20 ओम के दो प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध होगा, तो समतुल्य प्रतिरोध का मान क्या हो जाएगा? जल्दी से बताएं कितना है? 10 ओम और 20 ओम के दो प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ दिया गया, तो श्रेणी क्रम के लिए दोनों को क्या कर देना आपस में? दोनों को आपस में क्या कर देना है? बिल्कुल जोड़ देना है। 10 और 20 हो जाएगा हमारा 30 हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
यदि 5 समान प्रतिरोधों का समांतर क्रम में जोड़ने पर उनका तुल्य प्रतिरोध 10 ओम का हो तो प्रत्येक प्रतिरोध का मान क्या होगा? समांतर क्रम में जोड़ेंगे, ठीक है। तो इसका क्या आंसर होगा, जल्दी से बताएं। बनाएं फिर से आप अपने से, कोशिश करें, आप इसको पॉज करके बनाएं, अपने से बनाएं। बिल्कुल सही, ये 50 ओम के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल होगा, यदि 4 समान प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो समतुल्य प्रतिरोध का मान क्या होगा? यानी 5 5 5 ओम के अगर हम लोग जोड़ दें सबको तो क्या 20 हो जाएगा ना? बिल्कुल सही, ये 5 ओम का होगा, ठीक है। अगला सवाल, यदि R1 तथा R2 दो प्रतिरोधों समांतर क्रम में जुड़े हैं तो समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा? जल्दी से बताएं क्या होगा इसका समतुल्य प्रतिरोध। ठीक, बिल्कुल सही, ये प्रत्येक से क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। अगला सवाल, समांतर क्रम में संयोजित 10 प्रतिरोधों को जिनमें प्रत्येक का मान 10 ओम है तो समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा? अगर सभी को जोड़ देंगे तो 10/10, ये आप देखेंगे 10/10 ये कट जाएगा कितना बार में? एक बार में कट जाएगा तो ये हो जाएगा 1 ओम, ठीक है। अगला सवाल है, अगर 3 प्रतिरोधों R1 R2 और R3 पार्श्व क्रम में संयोजित है तो इनका समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा? बताएं जल्दी से क्या होगा? ये श्रेणी क्रम के लिए होगा, ये तो होगा ही नहीं, ये श्रेणी क्रम के लिए ये होगा नहीं, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर नंबर सी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि अगर 3 चालक R1 R2 तथा R3 श्रेणी क्रम में संयोजित है तो उसका समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा? तो श्रेणी क्रम के लिए हम लोग क्या करेंगे? ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है, विद्युत धारा का तापीय प्रभाव, यानी अगले टॉपिक की ओर हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए अगले टॉपिक की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला सवाल है हमारा, विद्युत धारा के भीतर निष्क्रिय गैस क्यों भरी जाती है? क्या कारण होता है जो निष्क्रिय गैस भरी जाती है? तो ये टंगस्टन के वाष्पन को रोकने के लिए। अगर नहीं भरा जाएगा तो वो तुरंत ही क्या हो जाएगा? ज्वलित होकर के वो जल उठेगा और बल्ब फूट जाएगा, ठीक है। अगला सवाल, विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? जल्दी से बताएं। बिल्कुल सही, ये टंगस्टन का बना होता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, विद्युत धारा के तापीय प्रभाव का उपयोग किसमें नहीं होता है? किसमें विद्युत धारा का तापीय प्रभाव का नहीं होगा? हीटर में होगा, बल्ब में होगा, इस्त्री में होगा, लेकिन विद्युत पंखा में नहीं होता है। एक विद्युत बल्ब में 220 वोल्ट 100 वाट है, इसके फिलामेंट का प्रतिरोध क्या हो जाएगा? जल्दी से बताएं इसका प्रतिरोध क्या होगा? बिल्कुल सही, इसका प्रतिरोध हो जाएगा हमारा कितना? 484 ओम हो जाएगा, ठीक है। 484 ओम। कैसे निकालते हैं इसको? तो R बराबर हमारा क्या हो जाएगा? R बराबर हो जाता है V², अब Y हो जाता है P, ठीक है। आप इसमें बैठा दो, आपको मान निकल जाएगा 484, ठीक है। V² यानी 220 को कितनी बार गुना कर दोगे? 220 को 2 बार लिख दो, ठीक है। उसके बाद बटे में कर देते हैं, कितना शक्ति दिया हुआ है? 100 दिया हुआ है, काट दो इसको आप, तो देखो आपको 22 गुना 22 हो जाता है 484, यानी वो हो जाएगा। अगला सवाल है, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला सवाल है, किसी प्रतिरोधक में क्षयित अथवा उपभुक्त ऊर्जा व्यक्त की जाती है? क्या की जाती है? व्यक्त की जाती है, बताइए जल्दी से। बिल्कुल सही, ये W बराबर V गुना I गुना T। अगला सवाल है, 6 वोल्ट बैटरी से गुजरने वाले हर 1 कूलम आवेश की कितनी ऊर्जा दी जाती है? जल्दी से बताएं कितनी ऊर्जा दी जाती है? बिल्कुल सही, ये दी जाती है 6 जूल की ऊर्जा दी जाती है। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत धारा की शक्ति को निरूपित करता है? जल्दी से बताएं, शक्ति को निरूपित कौन करेगा? कौन करेगा शक्ति को निरूपित? हाँ बिल्कुल सही, I²R। अगला सवाल है, किसी अस्थायी विद्युत धारा I द्वारा समय t में उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा क्या है यदि ऊष्मा h हो? h बराबर क्या होंगे? बिल्कुल सही, h बराबर V गुना I गुना T। आपके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जरूर से जरूर इसे याद रखें। इससे एक भी क्वेश्चन आपका एग्जामिनेशन में इस चैप्टर से, विद्युत धारा के चैप्टर से नहीं छूटने वाला है। चलिए अगला सवाल, विद्युत प्रवाहित कर किसी भी धातु की वस्तु पर अन्य किसी वांछित धातुओं की परत निक्षेपित करने के प्रक्रम को क्या कहते हैं? जल्दी से बताएं क्या कहेंगे इसे? क्या कहेंगे? विद्युत लेपन कहते हैं। अगला सवाल, अगर प्रतिरोधक का प्रतिरोध R हो और परिपथ में t सेकेंड तक I विद्युत धारा प्रवाहित हो तो ताप H को व्यक्त किया जाता है। H बराबर क्या होता है? जल्दी से बताएं। बिल्कुल सही, H बराबर I²RT होता है। तो चलिए इसके बारे में हम लोग कुछ जानते हैं, ठीक है। ये हो जाता है जूल के प्रथम नियम से। जूल का प्रथम नियम क्या होता है? जूल का लेंज नियम भी कहते हैं, के अनुसार किसी विद्युत चालक के अंदर उसमें ऊर्जा उत्पन्न होने की दर है ना, अर्थात उसमें शक्ति उस चालक के प्रतिरोध एवं उसमें प्रवाहित धारा के वर्ग के गुणनफल के क्या होते हैं? समानुपाती होते हैं। चलिए
अब हम लोग आगे बात करते हैं हम लोग, यानी ये हो जाएगा हमारा क्या, H बराबर I² RT। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है, परिपथ में कितने अनुपातांक के फ्यूज उपयोग किया जाता है जबकि 220 वोल्ट पर 1 किलोवाट का विद्युत उपभोक्ता होती है। जल्दी से बताएं क्या होगा इसका आंसर। ठीक है, कितना आंसर हो जाएगा इसका, बिल्कुल सही, ये 5 एम्पियर का होगा। अगला सवाल है, बल्ब की आयु में वृद्धि के लिए इसमें मुख्यतः कौन सी गैस भरी जाती है। जल्दी से बताएं इसमें कौन सी गैस भरी जाएगी। बिल्कुल सही, नाइट्रोजन तथा ऑर्गन गैस भरी जाती है। ठीक है, नाइट्रोजन तथा ऑर्गन गैस भरी जाती है। अगला सवाल, किसी चालक में उत्पन्न ऊष्मा अनुक्रमानुपाती होती है, किसकी होती है, तो धारा के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है। चलिए अगला सवाल है हमारा, अगर बैटरी से केवल प्रतिरोधकों के एक समूह ही संयोजित हैं तो स्रोत की ऊर्जा निरंतर पूर्ण रूप से किस ऊर्जा में परिवर्तित होगी। जल्दी से बताएं किस ऊर्जा में परिवर्तित होगी, तो ये परिवर्तित हो जाएगा तापीय ऊर्जा में। ठीक है, अगला सवाल, यदि किसी चालक से 1 कूलम आवेश प्रवाहित होने में 1 जूल कार्य होता है तो उस चालक के सिरों के बीच कितना विभवांतर होगा। जल्दी से बताएं इसका विभवांतर कितना होगा। बिल्कुल सही, ये 1 वोल्ट का होगा। अगला सवाल, 100 वाट की विद्युत बल्ब 250 वोल्ट के विद्युत मेन से जोड़ा जाता है, बल्ब से प्रवाहित धारा का मान क्या होगा। जल्दी से बताएं। आई बराबर क्या होता है, आई बराबर होता है P/V होता है। ठीक है, तो आप इसको अब कर लो, P का मान कितना हो जाएगा हमारा, 100 वाट होगा, 100 होगा बटे 250। अब इसको डिवाइड कर लो, आप कर लोगे तो आपको दिखेगा कितना, 0.4 एम्पियर। ठीक है, अगला सवाल, अब अगले टॉपिक की ओर आते हैं हम लोग, यानी विद्युत शक्ति के बारे में। चलिए, विद्युत शक्ति का SI मात्रक क्या होता है। बिल्कुल सही, विद्युत शक्ति का SI मात्रक होता है वाट। 1 मिली एम्पियर, यानी इसको हम लोग क्या कहेंगे, 1 मिली एम्पियर क्या होता है, तो 10⁻³ एम्पियर का। और ये कहता है 1 माइक्रो एम्पियर क्या होता है, तो 10⁻6 एम्पियर होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, 1 जूल का मान कितना होता है, इसे याद रखें। 1 जूल का मान क्या होता है, 0.24 कैलोरी होता है। ठीक है, अगला सवाल, 1 वाट निम्नलिखित में किसके तुल्य हैं। 1 वाट किसके तुल्य होते हैं, बिल्कुल सही, 1 वोल्ट एम्पियर के तुल्य होते हैं। अगला सवाल है, किसी विद्युत बल्ब का अनुपातांक 220 वोल्ट पर 120 वाट है। ठीक है, जब उसे 110 वोल्ट पर प्रचलित करेंगे तो क्या होगा। तो देखो, इसका एक आसान तरीका बनाने का है, आप क्या करो, 220 बराबर कर दो। ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा, 120 वाट है। ठीक है, फिर गुना कर दो आप इसको क्या, 110 से। आप इसको काटो तो आपको बिल्कुल दिख जाएगा 11 से कितना बार में, 11 से 2 बार में, और 2 से फिर ये कट जाएंगे कितने बार में, 60 बार में कट जाएगा, यानी ये हो जाएगा हमारा 60 वाट। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला सवाल है, किसी विद्युत शक्ति द्वारा परिपथ में निवेशित शक्ति का मान क्या होगा जब Q आवेश भी विभवांतर t सेकेंड तक प्रवाहित होगा। जल्दी से बताएं क्या होगा इसका आंसर। बिल्कुल सही, ये हो जाएगा VI। चलिए अगला सवाल है, जब 1 एम्पियर की धारा 1 वोल्ट विभवांतर पर प्रवाहित होती है तो उपभुक्त ऊर्जा क्या होगी। उपभुक्त ऊर्जा क्या होगी, बिल्कुल सही, ये 1 वाट होगी। ठीक है, अगला सवाल है, 1 HP कितने के बराबर होता है, 746 वाट का होता है। अगला सवाल है, कोई विद्युत बल्ब 220 वोल्ट के जनित्र से संयोजित है, यदि बल्ब से 0.50 एम्पियर 50 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो बल्ब का अनुपातांक क्या होगा। जल्दी से बताएं क्या होगा इसका। ठीक है, बिल्कुल सही, ये 110 वाट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, जो आपको दिख नहीं रहा होगा, लेकिन चलिए मैं कोशिश करता हूँ इसे आपको दिखाने की। ठीक है, सवाल लिखा हुआ है, 1 किलोवाट की विद्युत हीटर को 220 वोल्ट के स्रोत से जोड़ने पर कितनी धारा प्रवाहित होगी। जल्दी से बताएं इसमें कितनी धारा प्रवाहित होगी। ठीक है, बिल्कुल सही, ये हो जाएगी हमारा, कितनी धारा विद्युत धारा प्रवाहित होगी, ये हो जाएगी 4 पॉइंट, आपने देखा होगा, ये हो जाएगी 4.55 एम्पियर की विद्युत धारा। तो चलिए आप बताएं कैसा लगा हमारा ये आज का खूबसूरत सा टॉपिक जो आज हम लोग आपके लिए लेकर आए थे। तो विश यू ऑल द बेस्ट, वेरी बेस्ट। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।